वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये जैसे यहाँ पर हम अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे x1 है, ठीक है, x1 a1 a11 फिर a12 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसी हमारी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी कि x1 है, फिर कॉलम में जो हमारे एलिमेंट होंगे वो a11 a21 डॉट 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 am1 प्लस x2 a12 a22 डॉट 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 am2 प्लस डॉट 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 प्लस xn a1n a2n डॉट 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 यहाँ पर हो जाएगा amn, यहाँ पर होगा इक्वल टू b1 b2 डॉट 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 bm। ये हमारी हो जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम बात करें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के बारे में तो यहाँ हो जाएगा u इक्वल टू v इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस am un। ठीक, ये हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स को। आइए देखते हैं। और तो यहाँ पर है ए वेक्टर v इन kn, यानी कि kn क्या है, n टुपल, kn टुपल मतलब इन जिसमें n एलिमेंट इन द सीक्वेंस में होंगे तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट फील्ड। ठीक, तो इस साइड टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर u1 u2 डॉट 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 un इन kn टुपल, यानी कि इसे हम बोलते हैं kn टुपल। इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं a1 डॉट डॉट a1 a2 डॉट 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 am तक इनके, यानी कि फील्ड के में स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर होगा तो v इक्वल टू ये हो जाएगा a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस am um। ठीक है, तो ये ओ यहाँ पर हो जाएगा am um। ठीक, जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कहलाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ बात कर रहा है कि जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर कोई जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैव अ सॉल्यूशन, उसके पास सॉल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो उसके कॉलम है उन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यही बताया गया है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। तो थ्योरम हमारी है कि थ्योरम है ए सिस्टम, एक सिस्टम है एक्स इक्वल टू बी ऑफ द लीनियर इक्वेशन है या सोल्यूशन इफ़, इसके पास सोल्यूशन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या यहाँ पर होगा बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होगी जो उसके कॉलम होंगे वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सभी वेक्टर्स के, यानी कि वेक्टर बी के लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जैसे मान लिया यहाँ पर, तो राइट एग्जाम्पल दिया है, राइट द वेक्टर बी 1, -2, 5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर u 1, 1, 1 और u2 है हमारा 1, 2, 3। ठीक, और u3 हमारा 2, -1 एंड 1। तो तीन हमें u वेक्टर दिए हुए हैं और एक हमें v दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, तो v को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है u1 u2 u3 के। तो आइए लिखते हैं। अब हम देखने वाले हैं सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा, तो हमने मान लिया कि v इक्वल टू एक्स u1 प्लस वाई u2 प्लस जेड u3, ये हमारा हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, u1 की वैल्यू रखी, u2 की वैल्यू रखी, u3 की वैल्यू यहाँ रखी और v की वैल्यू रखी। तो v वेक्टर लिखा है यहाँ पर x इंटू u1 वेक्टर प्लस y इंटू u2 वेक्टर प्लस z इंटू u3 वेक्टर। x की v की वैल्यू यहाँ लिखी, फिर x को अंदर से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस y को अंदर से मल्टीप्लाई किया y, 2 y, y3 प्लस z को अंदर से मल्टीप्लाई किया तो 2z माइनस जेड और जेड हो जाएगा। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी। तो हम पहले क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो x को ऐड करेंगे y से, y को ऐड करेंगे 2z से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z। तो जो ये इक्वेशन होगी इसको कंपेयर कर देंगे इस वाले 1 से। ठीक, तो ये हो जाएगा 1। दूसरी इक्वेशन इसी प्रकार हम निकालेंगे। तो ये x को ऐड करेंगे 2y से
2y को ऐड करेंगे माइनस जेड से, तो ये होगा x प्लस 2y माइनस जेड, और ये दूसरे नंबर पर क्या है -2, तो -2 के इक्वल हो गया। फिर इसी तरह ये x को ऐड करेंगे 3y से, 3y को z से, तो x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू ये हो गया 5। ठीक है, तो हमारी 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हम इन 3 इक्वेशन से बनाएंगे एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बन गई, जो एक्स वाई जेड के क्या है कोफिशिएंट हैं, और एक्स वाई जेड ये वेरिएबल हैं या नॉन बोल सकते हैं इन्हें हम, और 1 -2 और 5 ये हैं कांस्टेंट टर्म बी। ठीक, तो ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक, ये हमारी फॉर्म हो गई। अब हम बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो ये मैट्रिक्स है ये तो रहेगी ही, और इसी में हम जो ये वाला कांस्टेंट टर्म है ये भी इस साइड एक कॉलम बना देंगे इसका, तो ये जैसे यहाँ पर बना है इसका कॉलम बी का। ठीक, यहाँ पे लाकर हमने रख दिया, यानी कि दोनों को ऑगमेंट कर दिया, एक में ही सेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक खींचेंगे डायगोनल इस साइड, एकदम बिल्कुल किनारे से लेकर यहाँ एक डायगोनल खींचेंगे सीधा। जब डायगोनल खींचेंगे तो 1 2 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो डायगोनल के नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब कि हमें इन 3 एलिमेंट को 0 बनाना है और इसे कन्वर्ट करना है इस मैट्रिक्स को, जो ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दी हुई है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एचेलॉन फॉर्म में। ठीक, एचेलॉन फॉर्म के लिए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो आइए देखते हैं ऑपरेशन लगाकर, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। यहाँ पर है जैसे हमने लगाया है यहाँ पर ऑपरेशन R3 टेंस टू R3 माइनस R1, तो ये यहाँ पर R3 में चेंज हो, तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो R3 टेंस टू R3 है, ठीक, हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ पर R3 चेंज नहीं, R3 चेंज होगा, बाकी सब वैसे रहेंगे। तो यहाँ पर वैसे हैं 1 1 2 1, और यहाँ पर वो क्या है 1 2 -1 -2 0 2 -1, और यहाँ पर 4। ठीक, ये ऐसे है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1, यानी कि जो हमारा ये R2 रो है, R2 है ये, और R1 ये है। R2 में से हमने R1 माइनस कर दिया, तो ये हमें यानी कि चेंज कहाँ होगा, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R2 में चेंज होगा, यानी कि इस वाले में चेंज होगा। बाकी इनको और इनको ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ 1 1 2 1 0 2 -1 7 4, और यहाँ पर 0 1 -3 ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि जब यहाँ पर ऑपरेशन लगाया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब करना किसे है, इस 2 को 0 करना है, तो इसके लिए हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर 3 × 2 3 -2 R2, यानी कि ये हो गया R3 रो। ठीक, और ये हो गया R2 रो। R2 में सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया कि जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में R3 से माइनस कर दिया यहाँ पर, तो जब माइनस किया तो यहाँ पर R3 में केवल चेंज होगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर R3 में चेंज होगा, बाकी सब ये देखो वैसे हैं 1 2 1 1 2 और 1 0 1 -3 0 0 5 10, ये हो गया हमारा एचेलॉन फॉर्म में। देखो अब जब ऑपरेशन लगा तो हमने ये तीनों, अब यहाँ से डायगोनल खींचो, ये डायगोनल खींचा यहाँ से, तो इस डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट हैं ये सब 0 हैं, ये 0 ये 0 ये 0। इसका मतलब कि हमारा जो ये फॉर्म है ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम एचेलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स है इसको अलग अलग कर देंगे, एक हो जाएगी हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और एक हो जाएगी हमारी एचेलॉन मैट्रिक्स, एक हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग किया, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 2, ये हो गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और वो हो गई कांस्टेंट टर्म। ठीक, 1 1 हो जाएगा 2 0 0 -3 0 0 5। ठीक, और ये हो गई अननोन x y z, और यहाँ पर हो गई कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से अगर हम कांस्टेंट टर्म देखें तो ये हो गया 1 -3 10। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो प्लस y, z को करेंगे 2 से तो प्लस का 2z इक्वल टू, ये किसके इक्वल है 1 के, तो 1 के इक्वल हो गया। इसी प्रकार इस ये हो जाएगा, यहाँ 0 है तो x का जब 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं, तो हमने उसे नहीं लिखा है। तो यहाँ पर फिर 1 को y से करेंगे तो y, और 3 को z से करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3z इक्वल टू किसके -3 के, तो -3, और 3z 5z इक्वल टू 10,
तो यहाँ पर z इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि 5z इक्वल टू 10 है। 5 को ऐसे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो z इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। तो जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वेक्टर v के साथ, तो वो आएगा v इक्वल टू, जहाँ पर x y z की वैल्यू हमें रख देनी है वहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 6u प्लस 3u प्लस 2u। तो यहाँ पर हो गया माइनस 6u प्लस 3u प्लस 2u, ये हो गया हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यहाँ पर हम देखने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर हो गया, मान लिया एक वेक्टर है u, इसके जो कोएफिशिएंट हैं a1 a2 डॉट 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 an। r वेक्टर है, b वेक्टर है हमारा b वेक्टर है b1 b2 डॉट 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 bn। ठीक, तो यहाँ पर u डॉट v क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn ये हो जाएगा। तो u एंड v आर ऑर्थोगोनल होंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, u डॉट v इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होती है ऑर्थोगोनल की कंडीशन। लेट मान लिया u1 u2 डॉट 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 un इन Rn टुपल, यानी कि n एलिमेंट इन द सीक्वेंस जो रियल है। ठीक, n जो है वो नॉन जीरो है पेयर वाइज। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर दिस मीन्स, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होंगे, तो ui इंटू यू जे, मतलब u का कॉलम ले लें और u का हम अगर रो ले लें, तो क्या होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। कब, जब i डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कॉलम जो है वो वे उसके 0 नहीं होंगे, कॉलम जो है रो के इक्वल नहीं होंगे। और यू आई इंटू यू जे इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। कब, जब i जो होगा यानी कि कॉलम जो होगा वो रो के इक्वल नहीं होगा, या रो जो है कॉलम के इक्वल वो होगा, सॉरी होगा। ठीक, तो फॉर ईच आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये होती है आई की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम या फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देन फॉर एनी वेक्टर वी इन Rn, तो अगर बात करें यहाँ पर, तो एनी वेक्टर वी इन Rn देयर इज एन इजी वे टू राइट वी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द u1 u2 डॉट 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 un। एग्जाम्पल के लिए बात करें, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर बात क्या किया गया कि एक वेक्टर है Rn में। ठीक, तो देयर इज एन इजी, यानी कि हम इजीली लिख सकते हैं वेक्टर वी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 डॉट डॉट un के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल है, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री वेक्टर हमने कंसीडर किया है, u1 जिसके कोऑर्डिनेट है 1 1 1, u2 कोऑर्डिनेट किया है तो जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 -3 2, u3 है हमारा 5 -1 -4, और दैट v इक्वल टू है 4 14 -9 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3, ये लिखना है हमें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं u1, जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये होता है v इक्वल टू x u1 प्लस y u2 प्लस z u3, ये इक्वेशन हमें लिखनी ही पड़ेगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे वेक्टर की, और u1 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, u2 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, u3 वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, फिर x को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर से u1 से, u1 वेक्टर होगा उससे, फिर y को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर z को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है v वेक्टर रखा, तो 4 14 -9 इक्वल टू, ये हो गया x, और u1 वेक्टर 1 1 प्लस y हो गया, ये हो जाएगा वेक्टर u2 वेक्टर क्या हो जाएगा 1 -3 -2। ठीक, प्लस z वेक्टर, और u3 वेक्टर रखा तो z इंटू 5 -1 -4, ये हो गया। ठीक, अब हमें चेक करना है u1 u2 u3 आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है कि नहीं। इसका मतलब u1 डॉट u2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, u1 डॉट u3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, u2 डॉट u3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन सब का कम्बिनेशन जो होना चाहिए वेक्टर का वो 0 होना चाहिए। तो जब हमने, आप लोगों ने ये इंटर में पढ़ चुका होगा, तो आप इस वेक्टर को वैसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा।
ठीक। तो हमने यहाँ पर u1 डॉट u2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर क्या किया, जो हमारा पहला वेक्टर है u1 है 1 और u2 है, u2 कहाँ गया, ये 1, तो 1 इंटू 1 फिर प्लस 1 इंटू -3 फिर प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू, जोड़ दिया हमने तो ये 0 आ गया। ठीक। तो ऐसे ही हमें सारे मल्टीप्लाई करने हैं और देख लेना कि वो सारे के सारे 0 को इक्वल हैं कि नहीं। तो इसमें सारे के सारे 0 के इक्वल हैं, इसका मतलब ये वेक्टर जो है पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पर v डॉट u1 इक्वल टू x u1 ठीक। यहाँ v डॉट u2 इक्वल टू y u2 यानी कि v इक्वल टू x u1 था और यहाँ पर दोनों साइड x u1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ फिर u2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से u3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब हमने v वेक्टर की वैल्यू रखी और u वेक्टर की u1 वेक्टर की, तो यहाँ पर x और u1 दो बार रखा, तो जब मल्टीप्लाई किया यहाँ से आया 3x और यहाँ से आया 9, तो 3x इक्वल टू 9, तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ऑर्थोगोनल होंगे वेक्टर तब। ठीक। x की वैल्यू हमें 3 आ गई, इसी तरह हम y की वैल्यू निकालेंगे, इसी तरह हम z की वैल्यू निकालेंगे। y और z की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली इक्वेशन दी है इसमें हम x y z की वैल्यू रख देंगे, वही हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो v के साथ u1 u2 u3 वेक्टर की जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगी वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम देखने वाले हैं थ्योरम। सपोज मान ली हमने u1 u2 डॉट 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 un आर नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब एक नॉन जीरो है और म्यूचुअली अगर दोनों पेयरवाइज के हैं ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि u डॉट वी इक्वल टू 0 होनी चाहिए इन आर एन वेक्टर में। तो यहाँ पर क्या है, दिस फॉर एनी वेक्टर वी इन आर एन, मतलब एनी वेक्टर वी जो बिलोंग कर रहा है आर एन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रियल सीक्वेंस। ठीक। तो वी इक्वल टू वी डॉट यू एन, यानी कि एन जो आर एन का मतलब होता है वो एन नंबर ऑफ रियल एलिमेंट इन द इन आ सीक्वेंस। ठीक। यानी कि एक सीक्वेंस में एन नंबर हैं जो कि क्या है, रियल हैं। तो इसका मतलब ये होता है, आप समझ लीजिए, पहले हमने बता चुका है तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ से वीडियो। तो यहाँ से हो गया v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v डॉट यू एन अपान क्या किया यहाँ से यू एन इंटू यू एन और v और u1। ठीक। ये हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या किया v डॉट u2 डॉट u2 इंटू में यहाँ पर हो जाएगा, ये कोफिशिएंट मान लिया हमने, कोफिशिएंट ऑफ v है, तो यहाँ पर हो गया कोफिशिएंट ऑफ v। ठीक। और प्लस डॉट 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 प्लस u डॉट यू एन और un। ठीक। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे v डॉट यू आई डॉट यू आई इक्वल टू v डॉट यू आई मोड ऑफ यू आई का स्क्वायर इक्वल टू के आई, ये हो गया फोरियर कोफिशिएंट ऑफ v विथ रेस्पेक्ट यू आई। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, तो इसे आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसमें भी समझ में आएगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा आपको पहले बेसिक्स। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी कि u1 वेक्टर जो है u2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, u3 वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक। u3 वेक्टर u4 के परपेंडिकुलर है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ एनालॉगर टू द कोफिशिएंट इन द कैलिब्रेटेड फोरियर सीरीज टू द फंक्शन। तो अब हम देखने वाले हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होती, वो होती है हमारी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ़ ऑल द कांस्टेंट टर्म आर 0। वही मतलब है जो हमने बताया है कि ए एक्स इक्वल टू बी होता था उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया है ए एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू 0 मान लिया, तो ए एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन। तो मेथड टू फाइंड टाइप ऑफ सोल्यूशन, तो ए एक्स इक्वल टू 0 इफ़
कितने टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर यहाँ पर जो r इक्वल टू n है, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, तो द सिस्टम हैज़ ओनली जीरो सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो सिस्टम के पास सोल्यूशन होगा वो जीरो सोल्यूशन होगा, जिसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। यानी कि जितनी नंबर हैं अगर उतने ही अननोन हैं तो वहाँ पर जीरो सोल्यूशन होगा। और उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ जो हमारा नंबर ऑफ इक्वेशन है वो लेस देन है नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ इक्वेशन क्या है कम है और नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है, तो द सिस्टम हैज़ एन नॉन जीरो सोल्यूशन, मतलब एक कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ए एक्स इक्वल टू जीरो एचलन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो हम देखेंगे आर नंबर ऑफ इक्वेशन इन एचलन फॉर्म और एन क्या है नंबर ऑफ अननोन इन एचलन फॉर्म। तो इट हैज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन। अगर जो है कब होगा, जब होमोजेनियस सिस्टम में, तो सोल्यूशन कब होगा, जब हमारा जो नंबर ऑफ इक्वेशन है आर, ये रहा नंबर ऑफ इक्वेशन आर, ठीक, इन एचलन फॉर्म में पहले जो मैट्रिक्स दी होगी उसे या इक्वेशन दी होंगी उसे हम एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो आर है हमारा वो लेस देन, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन छोटी होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ अननोन से, तभी हमारा कोई नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज अगर आर इक्वल टू एन है तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो होमोजेनियस सिस्टम का वो जीरो होगा। अब यहाँ पर देखने वाले थ्योरम, ए होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू जीरो विथ मोर अननोन देन इक्वेशन हैज़ जीरो सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पर जीरो सोल्यूशन कब होगा, जब नंबर ऑफ इक्वेशन n और नंबर ऑफ इक्वेशन r और नंबर ऑफ अननोन n, ठीक। ये क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ जो अननोन है वो भी ज़्यादा है नंबर ऑफ r से, तो सोल्यूशन नॉन जीरो होगा, अदरवाइज सोल्यूशन जीरो होगा, जैसे हमने आपको पीछे ही बता दिया है। तो एग्जांपल हम देखने वाले हैं, एग्जांपल देख लिया, डिटरमाइन वेदर वन नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन जीरो सोल्यूशन। दिखाना है कि इसके पास एक नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब एक दो या तीन टाइप का सोल्यूशन होगा, मतलब जीरो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा है जैसे ए ऑप्शन है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो, ये दिया है। बी ऑप्शन, बी नंबर दिया है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ पर थ्री एक्स माइनस प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर टू जेड इक्वल टू जीरो, सॉरी। तो यहाँ पर सी नंबर हमारा दिया है एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स वन प्लस फाइव एक्स थ्री माइनस सेवन एक्स फोर इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर है फाइव एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू प्लस माइनस नाइन एक्स थ्री प्लस एट एक्स फोर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अब हमें देखना है कि कौन सा सोल्यूशन जीरो होगा, किसमें नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन तीन है, ए ऑप्शन में नंबर ऑफ इक्वेशन तीन है और नंबर ऑफ इक्वेशन भी तीन है, और यहाँ पर एक दो तीन अननोन है, इसका मतलब इसका जो जीरो होना चाहिए सोल्यूशन, लेकिन हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे एचलन फॉर्म में। हमने आपको बताया था एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने कोफिशिएंट में जो इसके कोफिशिएंट है उससे एक मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स को क्या करेंगे एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक डायगोनल खींचा बीचों बीच से किनारे से, तो जो एलिमेंट बचे हैं इसके डायगोनल के नीचे उसे हमें जीरो करना है। जीरो करने के लिए हमने क्या किया, ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या लगाया यहाँ पर, आर थ्री टाइम्स टू आर थ्री माइनस आर वन, यानी कि रो जो थ्री है उसमें से हमने रो आर, ये रो थ्री हो गई, ये आर वन हो गया, ये रो वन हो गई, तो इसको हमने रो वन को थ्री में से माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आर थ्री चेंज होगा, बस ये वाला चेंज होगा, बाकी सब ये ऐसे रहेंगे। तो वन वन माइनस वन टू माइनस थ्री वन जीरो माइनस फाइव थ्री, फिर यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया आर टू टाइम्स टू आर टू माइनस टू आर वन, यानी कि जो हमारी रो टू है उसमें से जो ये वन रो है इसमें टू से मल्टीप्लाई करके आर टू में से माइनस कर दिया। तो माइनस किया जब हमने, तो यहाँ पर आर टू ये वाली चेंज होगी, बाकी सब जो रो है वो वैसे कि सेम टू सेम उसी वाले मैट्रिक्स की हम वैसे लिख देंगे। तो वन वन माइनस वन जीरो माइनस फाइव, ठीक, और यहाँ पर हो गया थ्री माइनस फाइव थ्री जीरो माइनस फाइव थ्री, ठीक। यहाँ पर आर थ्री टाइम्स टू आर थ्री माइनस आर टू किया, अब हमने ऑपरेशन लगाया, तो आर थ्री ये हो गया आर थ्री और ये हो गया आर टू, आर थ्री में से आर टू को हमने माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो कौन चेंज होगा, आर थ्री है तो आर थ्री चेंज होगा, बाकी सब वैसे रहेंगे। वन वन माइनस वन जीरो माइनस फाइव थ्री जीरो जीरो जीरो, ठीक।
ये हो गया। अब टाइम्स 2, अब ये कन्वर्ट हो गया एचलन फॉर्म में, 1 2 3 और एक्स वाई जेड, और हमने कांस्टेंट टर्म लिख दी उस साइड, ठीक। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है एचलन फॉर्म में। तो कांस्टेंट टर्म है हमारी 0 0 0 है, ठीक। तो इससे कोई मतलब नहीं। अब हमने यहाँ पर जब इक्वेशन बनाई तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ये हो गया। और यहाँ पर क्या किया हमने, दूसरी इक्वेशन यहीं से बनाई तो -5y और +3z इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हमारी यहीं। यहाँ से नंबर ऑफ इक्वेशन देखें तो 2 है, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, और नंबर ऑफ अननोन 1 2 3 है। तो यानी कि नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ जो अननोन है, नंबर ऑफ अननोन वो ज़्यादा है इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन के, ठीक। तो नंबर ऑफ इक्वेशन जो है हमारी वो कम है, नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर एक नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर है, आर लेस देन है किससे, एन से, मतलब नंबर ऑफ अननोन से। तो यहाँ पर आर क्या है, इक्वेशन है 2, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 और नंबर ऑफ अननोन 3 है। तो इट हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन होगा, ठीक। अब सोल्यूशन की बात करें तो हमने पीवोट एलिमेंट की बात करें तो ये हमारा पीवोट एलिमेंट जो लीडिंग अननोन होता है, ये हमारा पीवोट एलिमेंट। तो एक्स और वाई पीवोट एलिमेंट हो गए, फ्री वेरिएबल जेड हो गया, जेड को हमने ए मान लिया यहाँ से, लेट जेड इक्वल टू ए मान लिया। फ्री वेरिएबल है मतलब हम इसे कुछ भी ले सकते हैं इसकी वैल्यू। तो -5y इक्वल टू -3a यहाँ से, इस इक्वेशन से, ठीक। और y इक्वल टू हमने माना तो यहाँ से y इक्वल टू हो गया 3a/5, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू इस वाली इक्वेशन से -y प्लस जेड, तो x इक्वल टू -3a/5 प्लस a, जेड की वैल्यू है तो x इक्वल टू 2a/5, ये हो गई। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई जो एक जर्नल वैल्यू है। तो हमें एक नॉन जीरो सोल्यूशन भी मिल गया इसका मतलब, ठीक। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा जेड वाई इक्वल टू 3a/5, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा u इक्वल टू 2a/5, 3a/5, a, ये हमारा सोल्यूशन होगा जो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं नॉन होमोजीनियस, ठीक। सिमिलर इसी प्रोसेसर के थ्रू हम b और c इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन इनकी जो सोल्यूशन आएगा वो नॉन जीरो आएगा या जीरो सोल्यूशन आएगा, या अगर जीरो सोल्यूशन आ रहा है तो उसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं, अगर नॉन जीरो सोल्यूशन आ रहा है तो उसे हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। तो ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, इसे आप लोग समझ लीजिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है जब एग्जाम में आता है ये टर्म, ठीक। तो जैसे यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी, 1 2 3, नंबर ऑफ अननोन 3 है। तो यहाँ पर यानी कि r इक्वल टू 3 है, क्या जीरो सोल्यूशन होगा पहले, लेकिन इसे हम एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे। अगर जीरो आ रहा है तब तो ठीक है, तो हम जीरो बोल देंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कुछ इक्वेशन हो सकती है जिसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बस। अब देखो यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 1 2 3 4 अननोन है। तो जब 4 अननोन है इसका मतलब अननोन ज़्यादा है और इक्वेशन कम है, इसका मतलब यहाँ पर एक इनडायरेक्टली एक नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।